हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 11वां लेक्चर। इसके पहले हम लोगों ने 10 लेक्चर कंप्लीट किया है, तो जितने भी स्टूडेंट वो 10 लेक्चर नहीं देखे हैं या फिर थ्योरी का लेक्चर जितने भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम डेट अभी नज़दीक आ रहा है, 19 जून को आप लोगों का एग्ज़ाम डेट है और आज हो गया 15 मई, तो लगभग में 1 महीने बचे हैं आप लोगों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक होता है। द एसआई यूनिट ऑफ बोथ हीट इन एनर्जी इज जूल, एम्पियर, हर्ट्स। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हर्ट्स होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का। एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक होता है। तो जूल जो है वो ऊर्जा और उष्मा दोनों का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है और उष्मा का भी मात्रक जूल होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे अगला है कि किसी वस्तु की उष्मी ऊर्जा उस वस्तु के अणु की द थर्मल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। उस वस्तु के अणु की गतिज ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी होती है कुल ऊर्जा, या फिर एवरेज या फिर औसत एनर्जी होती है, औसत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो किसी वस्तु की उष्मी ऊर्जा जो होती है उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। गतिज ऊर्जा के कारण होती है उष्मी ऊर्जा। जब अणु गति करेंगे तो एक दूसरे में फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसकी वजह से उष्मी ऊर्जा जनरेट होगी, हीट एनर्जी जनरेट होगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। The heat required to raise the temperature of 1 kg mass of a substance by 1 degree Celsius is called। क्या बोला कि एक कोई पदार्थ है, एक कोई यहाँ पे पदार्थ है जिसका जो द्रव्यमान है 1 किलोग्राम है। इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। अभी क्या बोल रहा है कि इसका जो तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगेगी, वो ऊष्मा को क्या बोलते हैं हम लोग। इसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा देनी पड़ेगी उस ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है सीधे सीधे डिफिनीशन से लिया गया है। विशिष्ट ऊष्मा का डिफिनीशन भी यही है कि किसी पदार्थ का 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ये हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं या फिर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान होता है। तो देख लीजिए, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल। तो आप लोगों को पता है कि जो सेंटीग्रेड स्केल में जो टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे मैं सी बनाता हूँ, डिग्री आप लोग लिख लेना। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एक रिलेशन होता है सेंटीग्रेड एंड फॉरेन हाइट के बीच, केल्विन के बीच में, कि के बराबर क्या होता है, सी प्लस 273 एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन भी मैं आप लोगों को बताया हूँ, जो थ्योरी का वीडियो पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें बताया। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जो पहला या दूसरे लेक्चर में मैंने सारे रिलेशन बताए हुए हैं कि टेम्परेचर का जो जितने भी मापक है, जैसे कि केल्विन हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, र्यूमर हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, इन चारों में क्या रिलेशन है वो मैंने बताया था। तो एक रिलेशन ए बनता वहाँ से, के बराबर सी प्लस 273। तो के का वैल्यू पूछ रहा है, केल्विन में क्या होगा, सी का मान है 37 प्लस 273 बराबर क्या आ जाएगा, 202। कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। ओके, 300 आ जाएगा। 300 केल्विन, डिग्री केल्विन।
ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे पूछ रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल। तो हमें पता है कि या तो दूसरे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है, अप्रॉक्सीमेट 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो फ़ारेनहाइट को पहले डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेंटीग्रेड से केल्विन में, या फिर फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें याद है कि डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, मानव शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो हम लोगों को लेना पड़ेगा। अगला है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा। क्या बोल रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर कोई तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा। 0 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल वुड बी इक्वल टू द फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो रिलेशन होता है C/5 इक्वल टू F-32/9 होता है। ठीक है, तो C का मान क्या दिया है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री 0 डिग्री, C का मान 0 हो जाएगा, बराबर F-32/9। तो यहाँ पे 0 है, 9 से 0 हो गया, C का मान 0 रखेंगे, ऑब्लिक में 5 करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अभी 9 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बराबर F-32। तो F बराबर क्या आ जाएगा, 32। अपना आंसर हो जाएगा 32 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और जो टेम्परेचर का रिलेशनशिप मैंने बताया था वो जाके आप लोग देख लेना, पुराने वीडियोज में मैंने बताया, थियरी में भी बताया, ऑब्जेक्टिव में भी बताया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है कि तांबे के 2 गोलों का व्यास बराबर है, एक गोला ठोस तथा दूसरा खोखला है, दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है, तो द डायमीटर ऑफ 2 कॉपर स्फेयर इज इक्वल। 2 तांबे के गोले हैं जिनका डायमीटर व्यास जो है समान है। वन स्फेयर इज सॉलिड, एक गोला सॉलिड है यानी कि ठोस है, एंड अदर स्फेयर इज हॉलो, दूसरा जो गोला है या फिर स्फेयर है वो खाली है। बोथ आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, देन दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्या होगा। ठोस गोला अधिक फैलेगा, खोखला गोला अधिक फैलेगा, दोनों गोले बराबर फैलेंगे, या फिर खोखला गोला नहीं फैलेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला है कि ठोस गोला और खोखला गोला दे दिया है, समान व्यास के हैं, तो उन दोनों का एरिया भी समान होगा। तो पूछ रहा है कि उसमें से कौन गोला ज़्यादा फैलेगा। अगर समान ताप पे गर्म करते हैं तो दोनों गोले बराबर फैलेंगे। क्यों फैलेंगे, क्योंकि दोनों का व्यास जो है बराबर है, तो एरिया क्या है दोनों का बराबर आएगा। अगर एरिया एक गोला ऐसा बोलता है कि एक गोला छोटा एक गोला बड़ा है, तो बड़ा वाला गोला ज़्यादा फैलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि दोनों गोले बराबर फैलेंगे, क्योंकि दोनों का जो एरिया आएगा और दोनों का जो व्यास है वो बराबर है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक और क्वथनांक क्रमशः होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल आर रिस्पेक्टिवली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। फ़ारेनहाइट में जल का बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो हमें पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, हिंदी में क्वथनांक। ठीक है, ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग हिमांक बोलते हैं, ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ क्या बनता है, फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है, पानी बर्फ बन जाता है।
ठीक है। तो अभी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये फ़ारेनहाइट में हमें बताना है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक और क्वथनांक बताइए। यहाँ पे भी देखिए आपको टेम्परेचर नहीं दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर हमें सेंटीग्रेड या फिर किसी और स्केल में पता है तो उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन होता है, आप लोगों को बताया भी लास्ट क्वेश्चन में, C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, नहीं पहले फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं, हिमांक बिंदु। तो C का मान कितना हो जाएगा, 0/5 बराबर F-32/9। तो ये 0 हो जाएगा, F बराबर अभी 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या आएगा आंसर यहाँ पे, F बराबर 32। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। ये हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। अभी अगला क्वेश्चन है, अगले में भी सेम फार्मूला लगाएंगे, C/5 इक्वल टू F-32/9। ओके। C का मान कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, 100/5 इक्वल टू F-32/9। 100 से 100 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 इक्वल टू F-32/9। यहाँ पे F-32 बराबर क्या हो जाएगा, 20 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 180। तो F यहाँ पे -32 है तो उधर चला जाएगा, 180 प्लस 32 बराबर F बराबर क्या हो जाएगा, 212। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, और नोट डाउन कर लीजिए इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना जो फार्मूला है। फ़ारेनहाइट पैमाना पर जल का फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट 32 एंड 212, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 170। पढ़ा कि चोटी पर जल कम ताप पर उबलता है क्योंकि वाटर बॉयल्स एट ए लोअर टेम्परेचर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन बिकॉज आसपास की वायु ठंडी होती है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, लकड़ी जलाने के लिए अधिक ऊष्मा मिलती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। अगर हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो अगर जहाँ पे दाब ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा देनी पड़ेगी बॉयल करने के लिए। ठीक है। तो पहाड़ की चोटी पर या फिर ऊंचाई पर, कहीं कहीं ऐसे देगा ऊंचाई पर जल जो है जल्दी उबलने लगता है, तो उसका रीज़न यही है कि ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप बढ़ने पर उसका दाब, इफ द वैल्यू ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट देन इट्स प्रेशर एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। क्या बोला कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रखा गया है, गैस का जो आयतन है कांस्टेंट है, स्थिर है, और उसके ताप में वृद्धि किया जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो उसके दाब में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा कि पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है। एम आर क्या है, कांस्टेंट होता है, तो हम इसको हटा सकते हैं, पी वी बराबर टी। तो यहाँ पे देखिए v क्या है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका दाब, प्रेशर उस क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, उसका दाब अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि
किसी पदार्थ के अणु गति के लिए लगभग पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ मोशन। सही बात है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्री होते हैं, बट आगे ऑप्शन में देखते हैं क्या पूछना चाहता है कि ठोस अवस्था में, ओके, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैसीय अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है कि किसी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो पूरी तरह से फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीडम होती है? तो ठोस अवस्था में ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है, इसके अणु जो होते हैं एक दूसरे के काफ़ी पास पास होते हैं। द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड फेज में क्या होता है कि इसमें ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम होता है मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए। और गैस अवस्था में सबसे ज़्यादा फ्रीडम होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व तो मैक्सिमम होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो जल का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा होता है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। जल का घनत्व कब होता है सबसे ज़्यादा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित पानी की कुछ मात्रा में उसी ताप पर, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित बर्फ की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो मिश्रण का ताप, some amount of ice at the same temperature 0 degree centigrade is added to some amount of water still at 0 degree centigrade, then the temperature of the mixture will be। अभी क्या बोलना कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक बर्तन में क्या है कि जल भरा हुआ है, यहाँ तक जल भरा है, ये क्या है, ये सब जल है, ठीक है, यहाँ तक जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और इसका जो तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी क्या बोल रहा है कि इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है जिसका तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बर्फ का जो तापमान है वो भी क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें डाल दिया जाता है। तो अभी ये क्या हो गया, ये दोनों मिक्स हो गए। अभी मिक्स होने के बाद पूछ रहा है इस मिक्सर का तापमान क्या होगा। मिक्स होने के बाद इसका तापमान घटेगा या फिर बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, 0 डिग्री से बहुत कम हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपरिवर्तित होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि इसके तापमान में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बर्फ़ भी 0 डिग्री है और पानी भी 0 डिग्री है, तो जब दोनों सेम है तो हीट ट्रांसफ़र होगी ही नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हीट ट्रांसफ़र तभी होता है जब एक वस्तु का तापमान ज़्यादा हो और दूसरे वस्तु का तापमान कम हो, या फिर दूसरे वस्तु का तापमान ज़्यादा हो, पहले वस्तु का तापमान कम हो। जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहीं पे हीट ट्रांसफ़र होगा, वहीं पे टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर सेम है तो चाहे वो लिक्विड हो या फिर सॉलिड फेज में हो, वहाँ पे कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका कि टेम्परेचर सेम रहेगा। 175 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब पानी का ताप बढ़ता है तब वाष्पीकरण की दर, when the temperature of water increases the rate of evaporation। ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होगी? ये काफ़ी हल्का सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ताप बढ़ाने पर वेपोराइजेशन रेट क्या होगी? बढ़ेगी, उसके भाप बनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का एक टुकड़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित पानी में डाल दिया जाता है तो बर्फ, इफ ए पीस ऑफ वाइट आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्लेस्ड इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देन। अभी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखते हैं बर्फ पिघल जाएगी, नहीं पिघलेगी, थोड़ा पिघलेगी और आधा पिघलेगी।
तो देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि वही यहाँ तक पानी भरा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी एक बर्फ का टुकड़ा यहाँ पे लेके हम लोग आए, इसका भी जो तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये पानी में डाल दिया गया है। अभी क्या पूछ रहा है कि पानी में डालने के बाद ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो बर्फ क्या है, पिघल जाएगी। पूछ रहा है कि बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, या फिर थोड़ा सा पिघलेगा, या फिर आधा पिघलेगा। ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि ये क्या आंसर हो सकता है इसका। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो बर्फ नहीं पिघलेगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें भी क्यों नहीं पिघलेगी, क्योंकि दोनों का तापमान सेम है। अगर पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या फिर जीरो से थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो बर्फ पिघल जाती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा, बर्फ नहीं पिघलेगी क्योंकि दोनों का तापमान सेम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 177 नंबर। यांत्रिक कार्य उत्पन्न ऊष्मा का समानुपाती होता है, जिसे कहते हैं मैकेनिकल वर्क इज प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड जूल का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, इसे जूल का नियम कहते हैं। यांत्रिक कार्य जो होता है वो उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होते हैं। जब भी हम लोग मैकेनिकल वर्क करेंगे तो फ्रिक्शन के थ्रू उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो वो जो हीट होती है यांत्रिक कार्य के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है कि 250 कैलोरी ऊष्मा से लगभग कार्य होता है। वर्क डन बाई 250 कैलोरी हीट 145 वाट, 145 जूल, 145 अर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे Q बराबर दिया हुआ है, हीट बराबर 250 जूल कैलोरी, कैलोरी दिया हुआ है। इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो कार्य होता है उसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो हीट को भी हम लोग जूल में कन्वर्ट कर देंगे। 250 इंटू 4.2 जूल बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1050 जूल। 1 जूल बराबर कितना होता है ये आप लोग नोट कर लीजिए कि 1 जूल बराबर जो होता है, 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी। कैलोरी तो जूल को हमने कैलोरी को हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया। अभी एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि Q बराबर क्या होता है, U प्लस W। तो Q का मान क्या दिया है, 1050 बराबर U का मान यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है। तो U का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस W। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, 1050 जूल। ये आपका राइट आंसर होगा 1050। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट है, 1045, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 1050 होगा यहाँ पे, 1045 नहीं होगा, 1050 होगा, क्योंकि एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। तो 1050 जूल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि यदि चारों तरफ बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो हो जाता है। If the door of a refrigerator is left open while walking in the closed room all around, it become, क्या बोल रहा है कि एक कोई बंद कमरा है और उसमें एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, फ्रिज। अभी फ्रिज का दरवाज़ा हमने खोल दिया है तो आगे उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है,
अगर बंद कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खोल के छोड़ दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा? कमरा धीरे धीरे गर्म होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, कमरा पहले ठंडा फिर गर्म होगा। एंड अगला ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर के अंदर का सामान ठंडा होगा। एंड कमरे का ताप जो है वो अप्रभावित रहेगा, अपरिवर्तित यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि कमरे का जो ताप होगा वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जबकि सबके मन में उल्टा आंसर आ रहा होगा कि कमरा और ठंडा हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है तो कमरा ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फ्रिज के अंदर का जो एरिया रहता है, जो जहाँ पे हम लोग सामान रखते हैं ना, वो एरिया क्या रहता है, बहुत कम रहता है। तो उसको ठंडा करने के लिए हम लोगों ने उसमें मोटर सिस्टम और बाकी जो है इवेपोरेशन सिस्टम फिक्स रहता है। बस उतने एरिया को ठंडा कर रखने के लिए फिक्स रहता है। वो क्या करता है कि फ्रिज के अंदर का जो एरिया है उसके अंदर का जो टेम्परेचर है उसको निकाल के बाहर फेंकता है और ठंडक पैदा करता है अंदर में। बट अभी क्या हुआ कि फ्रिज का दरवाज़ा खुल गया तो पूरे कमरे को ठंडा करना, जब पूरे कमरे का जो तापमान है उसको निकाल के बाहर फेंकेगा। और बाहर कहाँ फेंकेगा, अभी वो रूम बंद है तो रूम में ही फेंकेगा। और ऊपर से क्या होता है, फ्रिज में मोटर चल रहा है, जब पूरे कमरे को ठंडा करना पड़ेगा तो मोटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा और उसको बहुत ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी। तो इस वजह से मोटर क्या है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। जो मोटर हीट जनरेट करेगा उसकी वजह से कमरा क्या है, गर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को भी डाउट कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान ताप के बिंदु हों, बी एट द सेम टेम्परेचर एंड ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पर सेम होता है? तो 32, 0, 40, -40। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। -40 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल, जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर यहाँ पे जूल प्रति किलोग्राम डिग्री, यहाँ पे केल्विन भी कहीं कहीं देता है इसका राइट आंसर में। और इसको अगर हम लोग एसआई यूनिट हो गया, अगर इसको हम लोग सेल्सियस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। तापक्रम मापा जाता है, यानी कि टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई थर्मामीटर से, बैरोमीटर से, किलोमीटर कैलोरीमीटर से, लेक्टोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, थर्मामीटर से। जो टेम्परेचर होता है थर्मामीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक तथा क्वथनांक क्रमशः होते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल आर। तो ये तो सबको पता होगा, अभी मैंने जो लास्ट न्यूमेरिकल बताया था इसके पहले, वो इसका एग्जाम्पल लेके बताया था। तो सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ क्या होता है, जम जाता है, यानी कि वो हिमांक बिंदु हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल क्या होता है, वाष्प बन जाता है या भाप में बदलने लगता है, बॉयल होने लगता है, तो वो हो गया आपका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन की 184 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब के बढ़ने से जल का क्वथनांक, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, बढ़ता है।
जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ऊपर जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊंचाई पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिस रीजन से जो चावल होता है वो जल्दी पक जाता है या फिर पानी जल्दी गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।